तो आज के क्लास में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जो पीछे देखे थे कि जाइलम और फ्लोएम से हुआ था, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे होता है, उसकी प्रोसेस कैसी कैसी है और कहां पर जाइलम कैसा नजर आता है। कुछ एक बच्चों का हमारे पास जो है ना कॉल आया कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, कैसा नजर आता है। तो चूंकि अभी हम आपको लैब तो करा नहीं सकते या पौधों को निकाल के दिखा नहीं सकते कि मेस्टमेटिक टिश्यू कहाँ पर है, परमानेंट टिश्यू कैसा है। तो इसके लिए हम जो है ना कुछ और आज स्लाइड बनाए हैं ताकि आराम से आपको समझाया जा सके जाइलम फ्लोएम के बारे में, हाँ, और पौधों के बारे में। तो खैर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। और जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बताए थे कि एक से ज्यादा तरह के सेल्स का बना हुआ, दो या दो से अधिक अगर प्रकार के सेल्स का कोई टिश्यू बना हुआ हो, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का अगर कोई टिश्यू बना हुआ हो तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और परमानेंट टिश्यू का मतलब था वैसा टिश्यू जिसके सेल्स जो होते हैं नॉन डिविजिबल होते हैं, मतलब डिवीजन नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा हम जो है ना अब बताए थे पीछे भी। अब हम आपको स्लाइड पर लाते हैं और कुछ पौधों के शरीर के बारे में और उसके प्लांट में कहां पर जाइलम और कैसा फ्लोएम होता है वो दिखाने का कोशिश करते हैं। एक गुलाब का पौधा है, वो स्लाइड के रूप में है आपके सामने। इसमें आप देख रहे होंगे कई कई रचनाएं हैं इसमें। हम उसको ऊपर से लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पहले हम नीचे जड़ से शुरू करना चाहेंगे। ये देखो सबसे नीचे जो है ना, ये जो आपका यहाँ पर देख रहे हो, ये थोड़ा लाल जैसा आपको नजर आ रहा है, ये सॉइल है, मिट्टी का हिस्सा है। और सॉइल के हिस्से में जो भी आपका भाग इसका है, देखो वो नॉन ग्रीन पार्ट है। तो नॉन ग्रीन पार्ट जो है ना प्लांट बॉडी का, जो कि सॉइल के अंदर है, सामान्यतः इसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम जो होता है उसमें देखना एक बीच में रूट है, हाँ, मेन रूट है। इसको कहते हैं हम टैप रूट, या मेन रूट या प्राइमरी रूट भी इसको बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और इससे जो रूट निकलता है, मतलब इसका जो ब्रांच निकलता है उसको लेटरल रूट कहते हैं। और उससे जो ब्रांचेज निकलते हैं उसको रूट हेयर्स और रूट मतलब उसको ब्रांच करते जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे करके इसका ब्रांचिंग होता जाता है। तो ये रूट सिस्टम है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं। तो जो भी सॉइल के नीचे होता है हिस्सा प्लांट का, वो कुछ हद तक ऐसे नजर आता है अगर हम देखें तो। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, सॉइल सरफेस के ऊपर का जो हिस्सा है देखो ग्रीन हो गया है, मतलब जहां से सन लगने लगता है, सन का लाइट लगता है प्लांट बॉडी पे, वो आपका ग्रीन पार्ट हो जाता है सामान्य रूप में। और वो जो ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है वो स्टेम का है। अब स्टेम में भी कई रचना आपको नजर आ रहा होगा। रूट सिस्टम तो आपको हम दिखाई दिए, नीचे था। अब शूट सिस्टम का बात करते हैं, जो आपका सॉइल के ऊपर में जो है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। शूट शूट सिस्टम में कुछ प्रमुख है। स्टेम, आपका ये देखो ये स्टेम का हिस्सा है, ये स्टेम है। स्टॉक जैसा जो रचना है वो आपका स्टेम कहलाता है। उससे जो निकली हुई है पत्तियां ग्रीन है। और फ्रूट्स आपको नजर आ रहा होगा, देखो फ्लावर जो है ना यहाँ से समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे गुलाब में नीचे में गोल जैसा कुछ नजर आता है आपको, ये फ्रूट्स है। हम गुलाब का पौधा इसलिए लिए हैं कि अधिकांश बच्चों के अगल बगल में या घर में गुलाब का पौधा होता है, या हम लोग गमला में लगा के इसको रखते हैं। तो अभी अगर हम इसको यहाँ पर दिखा दें आपको ठीक से, तो आप घर में इसको जाकर या घर में इसको आराम से देख सकते हैं। हम सब बच्चे अभी घर में हैं और आराम से इसको देख सकते हैं घर में भी। देखिए जहां से ये स्टेम था ना, ये तो स्टेम है। स्टेम से जहां से लीफ निकला है, देखिए ये लीफ निकला हुआ है, लीफ का डंठल है, लीफ स्टॉक कहते हैं इसको, लीफ स्टॉक। और लीफ स्टॉक और ये जो आपका ये जो नजर आ रहा है स्टेम, दोनों के बीच में एक छोटा सा कुछ निकला हुआ जैसा आपको नजर आ रहा है, इसको बड कहते हैं। तो बड जो आपका लीफ और स्टेम के अक्ष में हो, एक्सिस में हो, उसको एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड क्या है, वैसे बड को कह रहे हैं जिससे ब्रांच निकलने वाला है, जिससे क्या निकलने वाला है, फ्लावर निकलने वाला है। लेकिन वो जो है ना होता कहाँ है भाई, तो लीफ के एक्सिस में होता है। लीफ और स्टेम जहां जहां पर लीफ मिलता है स्टेम से, उसके बीच में यहाँ पर पाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे।
लेकिन जो स्टेम के इंड पर हो, अंत में हो, या ब्रांच के इंड पर हो, उसको टर्मिनल बड कहते हैं। सबसे अंत में हो, तना का अंत में हो, या शाखा जो भी है उसमें ब्रांचेज है उसके अंत में हो, तो उसको टर्मिनल बड कहते हैं। और एक्सिलरी बड कहाँ पर होता है? लीव्स और स्टेम के बीच में जो होता है वो एक्सिलरी बड। तो जो आपका शूट सिस्टम था उसमें कम से कम 4 हिस्सा तो आपको नजर ही आ रहा होगा। यहाँ पर एक स्टेम सबसे नीचे में, आपको ये हम लेबलिंग किए हैं, और ये पूरा का पूरा स्टेम है यहाँ से वहां तक स्टेम। सेकेंड आपको नजर आ रहा होगा लीव, थर्ड नजर आ रहा होगा फ्रूट, और फोर्थ है फ्लावर जो सबसे ऊपर में था। यहाँ पर फ्लावर आपका जो है ना उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमको मुख्य यहाँ पर दिखाना था कि स्टेम क्या होता है, रूट क्या होता है, लीफ क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड किसको बोलते हैं। तो पत्ती मतलब लीफ और स्टेम के बीच में जो बर्ड पाया जाएगा इसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। इससे क्या होगा? एक्सिलरी बर्ड का काम क्या हो गया भाई? ये जो है ना ब्रांचिंग करता है। ये जो ब्रांच देख रहे हो ना, ये सब जो ब्रांच निकल रहा है, ये सब ब्रांचिंग जो है ना, ये किससे हो रहा है? एक्सिलरी बर्ड से हो रहा है। ये जो ब्रांच निकला है ये किससे निकला है? एक्सिलरी बर्ड ब्रांचिंग करता है। या देखते होंगे आप बगल से जो है ना फ्लावर निकल जाता है ऐसे। तो ये जो फ्लावर इसमें से निकलने वाला है वो किससे कारण निकलता है? एक्सिलरी बर्ड से। और टर्मिनल बर्ड जो की है, टर्मिनल बर्ड क्या होता है? वो जो ब्रांच है या वो जो स्टेम है उसका जो अंतिम होता है आपका बर्ड, माने सबसे एपेक्स पर, उसको कहते हैं टर्मिनल बर्ड। नेक्स्ट फिगर को हम देखते हैं। इसी में हम लोग को जाइलम और फ्लोएम वगैरह देखना था, और क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में पढ़ना था। आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि किसी भी पौधे या जीव शरीर के लंबाई के जो है ना, लंबाई के परपेंडिकुलर अगर काटे हम, लंबाई के 90 डिग्री पे अगर हम काटते हैं तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब आपको समझ में आता होगा। ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री पे काटेंगे लंबाई के। देखिए ये पत्ती के लंबाई में देखो, इसको काट रहे हैं हम ऐसे, बीच से काटे हैं पत्ती को, लीफ को, तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, या इसी को लोग अब ट्रांसवर्स सेक्शन भी कह देते हैं। इसी तरह से देखिए ये स्टेम था, पूरा स्टेम है, स्टेम को ऐसे काटे हैं हम बीच से, लंबाई के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, लंबाई के लेंथ के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अगर हम काटेंगे तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन भी कहते हैं या क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, है ना। और अगर लंबाई में ऐसे इसको फाड़ देंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तब इसको कहेंगे हम एलएस। आगे हम और एक आध फिगर से इसको क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आपको टीएस कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए जब हम पत्ती को काटेंगे ना, ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन, तो उसके अंदर में क्या क्या नजर आता है? आप एक लीफ को देख रहे होंगे, इस पत्ती को देख लीजिए। किसी एक लीफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि बीच में रीढ़ जैसा कुछ है ना, कुछ मोटा सा इसमें बीचों बीच है, और उससे उसमें से ब्रांचेज निकला है ढेर सारा। तो ये जो ब्रांच आपको नजर आ रहा है इसमें से, और ये जो आपका बीच में है, वो होता क्या है? वो जाइलम और फ्लोएम होता है लीफ में। तो लीफ में जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, उसमें आपका वो आपका वो रीढ़ के रूप में है, मतलब बीच में धागा के रूप में है, और उससे ब्रांच के रूप में है, शाखाएं के रूप में है। यहाँ पर देखिए वस्कुलर टिश्यू आपको नजर आ रहा होगा, और बीच के जो टिश्यूज है उनको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन है आपके लीफ का। अब हम स्टेम का अगर बात करें तो स्टेम को अगर हम काटते हैं तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? सबसे जो है ना बाहर में तो हो जाएगा एपिडर्मिस या डर्मल टिश्यू, है ना, सबसे बाहर में त्वचा होता है, हम लोग में स्किन कहते हैं जिसको, उसमें एपिडर्मल टिश्यू कहलाएगा या डर्मल टिश्यू कहलाएगा। उसके बाद उसमें जो भरा होता है टिश्यू उसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, और उसमें जो जाइलम फ्लोएम होता है उसको वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मतलब 3 टिश्यू आप अभी हम जो पढ़ेंगे, 9th में है, पढ़ना था 9th में जो हम प्लांट टिश्यू पढ़े थे उसमें 3 टिश्यू सिस्टम पढ़ना था हमको। टिश्यू सिस्टम का मतलब कई टिश्यूओं के मिलने से वो आपका ग्रुप बना हुआ था टिश्यू का, जिसमें वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और डर्मल टिश्यू सिस्टम। तो ये जो है ना, ये सबसे बाहर का जो होता है, बाहरी जो होता है, जो आपको उसको कवर करके रखता है, उसको डर्मल बोलेंगे या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।
जो उसमें भरा हुआ होता है पूरा सेल्स एपिडर्मिस के अंदर या डर्मिस के अंदर, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड टिश्यू। और उसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, उनको हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब अगर रूट का क्रॉस सेक्शन ले लो और किसका स्टेम का ले लो, देखो दोनों में कितना अंतर है। रूट में देखो जाइलम और फ्लोएम कैसा सजा हुआ है, ग्राउंड टिश्यू जो है ना चारों तरफ आपका जो है ना वो पूरा है घेर के रखे हुए किसको, वस्कुलर टिश्यू को। तो वस्कुलर टिश्यू इसमें सेंटर में है, ठीक है। रूट में देख लो, रूट को अगर हम क्रॉस सेक्शन काटे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम कहाँ है, बीच में है, और उसके बाहर में ग्राउंड टिश्यू है। और इपिडर्मल टिश्यू या डर्मल टिश्यू सबसे बाहर में है, जो घेरा इसको सुरक्षा दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो सबसे बाहर में इपिडर्मल टिश्यू या डर्मल टिश्यू, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, उसके बाद वस्कुलर टिश्यू। ऐसा था रूट में। लेकिन स्टेम में देख लो, स्टेम में क्या है कि ग्राउंड टिश्यू में बिखरा हुआ है वस्कुलर टिश्यू, लेकिन एक निश्चित पैटर्न में है। देख रहे हैं, एक डिफरेंट पैटर्न में सजा हुआ है इस प्लांट में। किसमें हम ले रहे थे, रोज को, है ना, गुलाब लिए थे, गुलाब का बात कर रहे हैं। तो उस गुलाब को अगर हम काटे हैं तो उसमें क्या है, डिफिनिट रूप में सजा हुआ है जाइलम और फ्लोएम। किसमें है, ग्राउंड टिश्यू में। तो पूरा टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू, जो आपको ब्लू से नजर आ रहा था। और उसमें जो है ना डार्क जो आपको नजर आ रहा है, वो आपका त्रिकोण के रूप में या त्रिभुज के रूप में, ट्रायंगल के रूप में, ट्रायंगुलर रचना के रूप में, वो है आपका वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। अगर हम लीफ से इन लोग को जोड़े तो क्या देख रहे हैं हम, लीफ में जो है ना पूरा भरा हुआ है ग्राउंड टिश्यू। इपिडर्मल टिश्यू या डर्मल टिश्यू तो बाहर से हो ही गया, उसी में आपका जो है ना एक डिफिनिट पैटर्न में देखिए एक के बाद एक रूप में सजा हुआ है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम दोनों एक एक साथ होगा, यह ध्यान रखिएगा। वस्कुलर टिश्यू का मतलब ही पढ़ाए थे, या जाने होंगे 9th में या निचले क्लासों में भी पढ़ना था। वस्कुलर टिश्यू जैसे ही बोला जाएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ है, तो उसको बोलेंगे वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहे थे हम, अंदर की संरचना दिखाना चाह रहे थे स्टेम में। अगर इसको हम लेबोरेटरी में देखेंगे ना रंग के, तो कुछ हद तक ऐसे नजर आएगा, लेकिन वहां पर कलर जो है ना, ये तो बनाया हुआ है कंप्यूटर से, तो आपको ऐसा नजर आ रहा है। वहां पर जब देखोगे तो थोड़ा सा जो है ना वो दूसरे रंग का नजर आएगा, मतलब कि साफ जो है ना ऐसा नजर नहीं आएगा। ये तो आपको जो है ना ग्राफिकल है, कंप्यूटराइज्ड है। अब हम आगे 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 बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, अभी हम बात कर रहे थे, पीछे में 9th में पढ़ना था मेरिस्टेम के बारे में, लेटरल मेरिस्टेम। थोड़ा सा लेटरल मेरिस्टेम हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। देख रहे होंगे ये जो स्किन है उसका, मतलब जिसको हम डर्मल टिश्यू बोल रहे थे या एपिडर्मल टिश्यू बोल रहे थे, जिसको हम बार्क भी बोलते हैं आगे चल के जब ये मोटा हो जाता है तब, उसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे थोड़ा ग्रीन जैसा या रेडिश ग्रीन जैसा, सॉरी रेडिश आपका पिंक जैसा जो है ना, रेडिश पिंक बोल रहे हैं, रेडिश येलो, है ना, थोड़ा लाल और येलो जैसा जो है ना कुछ लेयर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ये जो लाल और जो येलो नजर आ रहा है, उसको हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं। क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन है ये स्टेम का, उसमें आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही लेटरल आपका क्या है, मेरिस्टेम है। चारों तरफ से गोल से रैप किए हुए उसको, ये एपिडर्मल टिश्यू के अंदर है, ग्राउंड टिश्यू में ये नजर आएगा आपको, इसमें नजर आ रहा होगा। प्लस कुछ एक चीज और हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम किसको कहते हैं, 9th में से पढ़ना था और निचले क्लासों में भी है। एपिकल मेरिस्टेम जो एपेक्स था, अभी आपको हम दिखा रहे थे बर्ड, बर्ड बता रहे थे, तो वो जो बर्ड है ना वही आपका एपिकल मेरिस्टेम का रीजन है। मेरिस्टेमेटिक अगर टिश्यू का बात करेंगे तो उसको बर्ड नहीं बोलेंगे, उसको एपिकल टिश्यू बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। अगर स्टेम के ऊपर में है तो सूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा, ये भी सूट एपिकल मेरिस्टेम है। लेकिन याद करो, इसको अगर बर्ड बोलना होता तो एक्सिलरी बर्ड बोलते, ये एक्सिलरी बर्ड है। और ये क्या है, सबसे ऊपर वाला टर्मिनल बर्ड है ना, स्टेम के एंड पर होगा तो टर्मिनल बर्ड। और अगर जो है ना जहां पर पत्तियां आके मिली हैं स्टेम के साथ, उसके बीच में है अगर, तो इसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। इससे क्या बनेगा, एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेज बनेंगे। एक्सिलरी बर्ड से क्या बनेगा, वो आपका जो है ना फ्लावर बनेगा, फ्रूट्स बनेगा, ये एक्सिलरी बर्ड से बनेगा।
तो ये आपको हम दिखाना चाह रहे थे, कुछ एक जो है ना आपको क्लियर करना चाह रहे थे। अब रूट में भी आपको मन करेगा कि सर रूट के एपेक्स पे भी आप बोले थे कि एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है या हम लोग को पढ़ना है, तो एपिकल मेरिस्टेम कैसे नजर आता है आपको? चूंकि अभी हम लोग विद्यालय में नहीं आ सकते, आप सब नहीं आ सकते, हम तो जाते हैं, हमको आज भी जाना है, कल भी जाएंगे। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, उसको दिखा कैसे सकते हैं आप? अगर कोई प्लांट को थोड़ा पानी डाल दो मिट्टी में, सॉइल में, और उसको थोड़ा गीला होने के बाद मिट्टी को ठीक से धीरे धीरे कबाड़ा जाए उसको किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से, तो जब उसको धो दोगे, साफ करोगे ना, तो आगे का जो रीजन होता है ना, लाइट आपको नजर आएगा, लाइट कलर का। यहाँ पर हम उसको लाल से दिखाना चाह रहे हैं, रेड से दिखाया हुआ, देखिए। तो ये पीछे का जो है ना वो आपका मटमैला कलर का है, लेकिन आगे वाला जो पॉइंट है ना वो आप देख रहे होंगे, वो आपको लाल लाल नजर आ रहा होगा, जैसे कि उंगली को रंगते हैं ना, हाँ रंगती है ना लोग, तो ये रंगा हुआ जैसा कुछ नजर आ रहा होगा आपको एपेक्स। यही है आपका एपिकल मेरिस्टेम। वो बाकी टिश्यू से एकदम क्लियर पता लग जाएगा आपको, उसको जब कबाड़ लोगे ना किसी पौधे को, अब बिना रंगे हुए आप उसको धो के देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया से धो देंगे उसको, तो ये आपको कुछ एक पत्तियों में थी में क्या बोलते हैं, कुछ एक आपको रूट्स में नजर आ जाएगा। कौन? रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना, एकदम आगे वाला छोर पे है। अब हम थोड़ा सा आपके लेवल में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम ज्यादा नहीं हम करना चाह रहे हैं, उसको हम समझाना चाह रहे हैं, स्टेम को काट के या रूट को काट के दिखाना चाह रहे हैं। तो ये अभी हम पहले रूट लिए हैं। रूट में सबसे बाहर जो था ना वो तो आपका डर्मल टिश्यू था, वो तो आपको हम बताए थे। सबसे बाहर में एपिडर्मिस था या डर्मल टिश्यू इसको बोलते थे, सिस्टम, है ना। उसके अंदर में क्या था? कॉर्टेक्स, ये सब मेरिस्टेम में आ जाते, सॉरी, कॉर्टेक्स जो था ये ग्राउंड टिश्यू में आ जाता था, ठीक है। हम अभी पीछे पढ़े थे एपिडर्मल टिश्यू या डर्मल टिश्यू, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, और बीच में जाइलम फ्लोएम था, जैसे भी सजा हुआ हो। रूट में क्या था? बीच में था। स्टेम में क्या होगा? बिखरा हुआ होगा एक सजावट के रूप में। तो ये जो आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आ जाते हैं। पेरिसाइकिल आपको नहीं जानना है, जाइलम तो जानना है आपको। देख रहे होंगे पूरा, देखिए नली जैसा नजर आ रहा है, एकदम लग रहा है ना ट्यूब है, एकदम सजा हुआ एक के बाद एक ट्यूब जैसा, और ऊपर में छेद जैसा नजर आ रहा होगा, छेद है आपके पास। तो ये जो नजर आ रहा है आपको, ये जो भी रचनाएं नजर आ रही हैं, हम जाइलम को, आप फ्लोएम को दिखाना चाह रहे हैं। फ्लोएम देखो आपको ग्रीन से दिखाए हैं, फ्लोएम जो है ना इसमें ग्रीन से नजर आ रहा होगा, बाहर की तरफ है, और जाइलम देखिए अंदर की तरफ है, रेड से नजर आ रहा होगा जाइलम। जाइलम में आपको ट्यूब नजर आ रहा होगा। अगर काट के देखा जाए तो देखिए पूरा जाइलम ट्यूबुलर होता है, ऐसे फैला हुआ होता है। हाँ, ग्राउंड में स्टेम हो गया ये ग्राउंड टिश्यू हो गया। और एकदम आगे में आइए, देखिए एपेक्स हो गया, ये रूट कैप है। ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे में सबसे आगे में टोपी जैसा कुछ नजर आ रहा है, ये रूट कैप है। और ये मेस्टमेटिक टिश्यू, इतना ये सब जो है ना, ये सब पूरा का पूरा रीजन मेस्टमेटिक टिश्यू का है। ये मेस्टमेटिक टिश्यू है, एपेक्स इसी को बोल रहे थे। ये रूट एपेक्स है, यहाँ से ये पूरा का पूरा रूट एपेक्स है, ध्यान रखिएगा, ये रूट एपेक्स है। और यही आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये टोपी जैसा होता है आगे में, जिसको रूट कैप कहते हैं। ये रूट के ग्रोथ के समय रूट को डैमेज होने से बचाता है, एकदम आगे में पाया जाता है। तो ये रूट का स्थिति था, अंदर से काट के दिखाना चाह रहे थे, कहाँ पर कॉर्टेक्स होता है, कहाँ पर जाइलम होता है, कैसा नजर आता है और कैसा फ्लोएम नजर आता है। अब देखिए जाइलम में पानी आता कैसे है। कॉर्टेक्स था सबसे बाहर में, कॉर्टेक्स से पानी देखिए उसके छेद से होते हुए जो है ना आ जाता है जाइलम में। देख रहे होंगे ढेर सारा आपका ये जो जाइलम का वेसल था, उसमें हम आपको अगला दिन की क्लास में भी बताए थे, पीट्स होता है, छेद, पीट्स। मतलब पीट्स जो होता है वो छेद जैसा नजर आता है, लेकिन छेद रियली में होता नहीं है, वहां पर एक ही सेल वाल होता है। सिंगल सेल वाल के कारण वो थीन होता है, और थीन होने के कारण आराम से देखिए वाटर क्या हो रहा है, इसमें प्रवेश कर रहा है, किसमें? जाइलम के वेसल में और ट्रैकिट में, है ना। जाइलम में आके वाटर जो है ना वो देखिए एरो से दिखा रहे हैं, इसको एरो से आपको दिखा रहे होंगे, ये आ रहा है, इधर भी देखिए एरो से दिखा रहे हैं। वो जाइलम के वेसल के अंदर वाटर जो है वो बाहर से आ रहा है कॉर्टेक्स होते हुए, किसके द्वारा? रूट हेयर से। ये जो रूट हेयर है ना, ये जो रूट हेयर देख रहे थे, ये जो निकला हुआ है ना, ये सब इसको रूट हेयर कहते हैं, बाल जैसा जो निकला हुआ है। यही एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करके किसको देता है? कॉर्टेक्स को देता है। कॉर्टेक्स जो है ना वो छेद से होते हुए अंत तक कहाँ चला जाता है? ये जाइलम में। और जाइलम का जो वेसल है उसमें आपका क्या था? वेसल या ट्रैकिट जो था उसमें पीट्स पाया जाता है।
पीठ से वाटर जो है ना इसमें आ जाता है और ये एकदम ट्यूब के जैसा देखिए खुला हुआ है, यहाँ से वहां तक नली जैसा, तो पानी को ऊपर ले जाता है। अब वाटर जाएगा ऊपर कैसे, हो तो हम दिखाएंगे आगे, उसकी मैकेनिज्म को देखेंगे कैसे ऊपर आता है, लेकिन बाकी हम फिगर पहले क्लियर करना चाह रहे थे। दोनों में अंतर आपको हम पीछे भी फिगर से दिखाए थे। जाइलम के वेसल और जाइलम के ट्रैकिट्स में देखिए इसका टैपरिंग इंड है ना, वो आपका पॉइंटेड नहीं, टैपरिंग बोलेंगे, भोथरा जैसा है, लेकिन ओपन ओपन नहीं है ना ट्रैकिट्स में। जबकि वेसल में देखिए कंप्लीटली खुल गया है, क्रॉस वाल, क्रॉस वाल का मतलब बताए थे, वाल बिटवीन टू सेल्स, कंस्टिट्यूएंट सेल्स। तो ये जो क्रॉस वाल है, एक सेल था, ये दूसरा सेल शुरू हो रहा है, फिर नीचे ऊपर से देखिए पहला सेल, सेकेंड सेल, और ये तीसरा है, ये थर्ड हो जाएगा, तीसरा सेल। तो जो कि तो दूसरा और तीसरा जो सेल है, दोनों जहां पर मिला है ना, दोनों के बीच का दीवार पूरी तरह से टूट गया है। इंड वाल देखिए, ये इंड वाल कह रहा है, दोनों के बीच का दीवार को इंड वाल कहते हैं, देखो पूरी तरह से टूटा हुआ है, बांसुरी जैसा, है ना। और स्पेस जो है ना, इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं होता है, उसमें बीच में जो जगह होता है उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। पीठ में आपको क्या बताए थे, एक सेल वाल है देखिए, और दूसरा जो सेकेंडरी जो सेल वाल होता है, बाहर वाला क्या हो गया, प्राइमरी सेल वाल, और जो दूसरा है अंदर वाला, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल वाल। तो प्राइमरी सेल वाल तो है, लेकिन सेकेंडरी सेल वाल पीठ एरिया में देखिए नहीं है, साफ आपको नजर आना चाहिए। थिक सेल वाल बोल रहे हैं, थिक सेल वाल का मतलब क्या बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी पर लिग्निन होता है, प्राइमरी पर लिग्निन नहीं होता। देखो जहां तहां जो ना सिर्फ सेकेंडरी है, देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये सब सेकेंडरी है, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों है। लेकिन जहां जहां पीट्स है, पीट्स पर आ जाओ, देखिएगा केवल और केवल प्राइमरी है, सेकेंडरी गायब है ना, तो उसको पीट्स कहते हैं। इसमें भी देखिए पीट्स है ट्रैकिट्स में, तो उसका मतलब भी वही समझ में आ जाना चाहिए आपको, प्राइमरी वाल होगा, सेकेंडरी वाल नहीं होगा, तब उसको बोलेंगे पीट्स। अब हम आगे अगर वेसल और ट्रैकिट्स का अंतर अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। ये वेसल में आपको देख रहे हैं डायमीटर कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एकदम, और इसमें देखिए डायमीटर क्या है, काफी कम है। इसका इंड भी क्या है, दोनों इंड देखिए बंद है, इसका इंड देखिए पूरी तरह से खुल चुका है। और ऐसे ही ढेर सारा ट्रैकिट एक के ऊपर एक ट्रैकिट का सेल जो है ना मिलता जाता है, और मिलते हुए क्या करता है, नलीनुमा रचना लंबा सा बना देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ये आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, परफोरेटेड इंड वाल और क्या है सो देखिए, ये आपको भेसल है, एक भेसल को लेकर हम दिखाना चाह रहे हैं। ये जो है ना भेसल था, उसको हम बाहर करके दिखाना चाह रहे हैं। भेसल एलिमेंट में देखिए, भेसल जो है ना कई छोटे छोटे सेल्स के मिलने से बना है। देखिए एक सेल था, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है। तो ये जो भेसल है सबसे किनारे वाला, उसमें 4 सेल है, 1 2 3 4, ठीक है। और जहां जहां वो सेल्स आपस में जुड़ा है, वहां पर देख रहे होंगे आप, वो आपका जुड़ने का देखिए निशान है, जैसा कि हम लोग जोड़ते हैं ना ईंट को एक दूसरे के साथ, वैसा कुछ देखिए यहाँ पर आपको क्लियर पता लग रहा है कि वेसल जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे है, वेसल एलिमेंट। और जहां यहीं पर क्रॉस वाल होगा, ये जो डार्क नजर आ रहा है बीच बीच में आपको, ये क्रॉस वाल होगा। और ये जो छेद छेद जैसा नजर आ रहा है, ये क्या है, पीट्स है। पीट्स में प्राइमरी वाल होगा, प्राइमरी सेल वाल है, लेकिन सेकेंडरी सेल वाल नहीं होगा। अब ये बगल वाला काट के देख रहे हैं अंदर से भी, उसका देखना चाह रहे हैं। ये जो देखिए यही है क्रॉस वाल, ये देख रहे हैं ना, ये क्रॉस वाल है, देखिए बगल वाले का क्रॉस वाल है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर साफ सामने सामने है, जैसा इसका है देखिए यहाँ पर खुला हुआ है। अब ये जो इंड वाल है, क्रॉस इंड वाल, या तो पूरी तरह से खुला हुआ है, या देखिए झरना जैसा है, जैसा कि हम लोग घर, झरना बोल रहे हैं सॉरी, जैसा कि हम लोग घर में लगाते हैं ना, कि वो आपका पूरा टूटा नहीं है, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, नाली उली में लगाते हैं हम लोग, है ना, वैसा कुछ नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। पर इंड वाल जो है ना, वो आपका या तो पूरी तरह से टूटा हुआ है, या थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है बचा हुआ। लेकिन इसको देखिए जरा सा, ये बगल में है सीव ट्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ट्रैकिट, हाँ ये तो भेसल हो गया, ये ट्रैकिट्स का बात कर रहे थे। ट्रैकिट्स में देखिए उसका इंड वाल देख रहे होंगे, ये इंड वाल है, देखिए ये इंड वाल है। इंड वाल का मतलब दो कंस्टिट्यूएंट सेल के बीच का दीवाल, है ना। कंस्टिट्यूएंट सेल के बीच का दीवाल देखिए, तो यहाँ पर टूटा हुआ है क्या, नहीं टूटा हुआ है, इसमें पीट्स पाया जा रहा है, देखिए पीट्स पेयर, इधर भी पीठ है, इधर भी पीठ है, दोनों तरफ से। तो ये पीठ है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो दोनों तरफ से पीट्स है खुले हुए, तो पीठ पेयर कहलाएगा, यहाँ पर पीठ पेयर है, और इसी के थ्रू से जाता है। इसमें क्या देख रहे हैं, पूरी तरह से खुला हुआ है। तो आपको नजर आना चाहिए ट्रैकिट्स और वेसल में कितना का अंतर है, क्या होता है, हाँ कैसा होता चाहिए।
इसमें देखिए पीट्स के थ्रू हो रहा है एक्सचेंज, और डायमीटर भी कम है, इसका डायमीटर देखिए क्या है, ज्यादा है। अब हमसे कुछ एक बच्चों ने पूछा कि बार्क किसको कहते हैं, क्योंकि कल हम क्लास में बार बार पीछे क्लास में बताए थे बार्क, तो बार्क को हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये दिख रहे हो एकदम ये तना के ऊपर में सूखा हुआ जैसा कुछ नजर आ रहा है आपको, ये बार्क है, छाल जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कैम्बियम होता है, कॉर कैम्बियम भी आता है, और सेकेंडरी फ्लोएम होता है, फ्लोएम आएगा यहाँ पर। फ्लोएम जो है ना जस्ट नीचे आपको नजर आ रहा होगा, ये हरा से डिनोट किए हैं, तो फ्लोएम इसी का पार्ट है। किसका? बार्क का। लेकिन अंदर के सतह है ना, बाहर वाला सूखा हुआ जैसा होता है वो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये सब सूखा हुआ जैसा है। और ये बार्क के जो अंदर का सतह है उसमें आपको फ्लोएम नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए ये लेटरल मेस्टेम है, इसी को ये जो लाल से दिखा रहे हैं ना, ये लेटरल मेस्टेम है, वस्कुलर कैम्बियम जिसको बोल रहे हैं। हाँ, कई प्लेट के रूप में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर सजा हुआ। और अंदर में जाइलम फ्लोएम आपका आ जाएगा। ठीक है, ये सब जाइलम फ्लोएम, सॉरी ये आपका जाइलम है। फ्लोएम हो गया कौन, ये हरा वाला, बीच में क्या हो गया, लेटरल मेस्टेम, जो दोनों को बनाता है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। ठीक है, इसमें कुछ देख रहे होंगे, ये आप अगर लकड़ियों को देखे होंगे, आपके पास शीशम का लकड़ी अगर होगा कहीं पे अगल बगल में काट के रखा हुआ, या कहीं लकड़ी का दुकान होगा, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। देखिएगा उसमें ऐसे पूरा जो है ना वो लगा कि जैसे गोल 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 है पूरा, इसी को एनुअल रिंग कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, एकदम देख रहे हैं रिंग रिंग जैसा कुछ नजर आ रहा है चारों तरफ से। और एक बात और देख रहे होंगे, ये रिंग जो है ना सिर्फ नजर आ रहा है किसमें, जाइलम में, और किसी में नहीं है। बार्क में देखिए नहीं है रिंग वैसा। ये जो आपको डार्क लाइट जैसा रिंग रिंग जैसा लग रहा है कि जैसे कि वो पेन से बनाया हुआ है, गोल गोल कंसेंट्रिक, है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना, सर्किल बनाए हुए हैं एक के ऊपर एक। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्किल जो नजर आ रहा है आपको रिंग रिंग जैसा, ये एनुअल रिंग है। एनुअल रिंग क्या होता है कि पौधा हर साल जो है ना जितना जो ग्रोथ करता है ना, तो ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता जाता है। अब इस रिंग को अगर गिन लेंगे अभी हम, मान लीजिए इस रिंग को गिने हम, किसमें, जाइलम में, केवल उजला वाला जो है ना वो उसमें गिनना है। तो जाइलम में अगर गिने और टोटल अगर मान लीजिए 15 को आ जाए, ये गोला गोला जो है, सो इसका मतलब ये जो पौधा है ना कितना साल पुराना है, 15 साल पुराना है। अगर ये 50 को रिंग होगा ऐसे गोल 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 गोल, तो ये पौधा कितना साल पुराना है, 50 साल पुराना है। अंदर में देखिएगा एकदम डार्क होता है और बाहर में हल्का होता है। अगर आप लोग बात किए होंगे कहीं पे लकड़ी वगैरह दुकान उकान में देखे होंगे, तो बाहर वाले को लोग असरा बोलते हैं, जो आपका लाइट कलर का, उजला कलर का या पीला कलर का होता है, और बायोलॉजी में उसको सैप वुड कहते हैं, असरा। ये देखिएगा इसमें दीमक लग जाता है, घुन जाता है जल्दी से। और अंदर वाला देखिएगा डार्क एकदम लाल जैसा, या फिर गाढ़ा जो है ना वो आपका होता है, लकड़ी का कलर होता है उसका। ये जो अंदर जो गाढ़ा जैसा है, इसको हम लोग ये बायोलॉजी में तो बोलते हैं हार्टवुड, और गांव में उसको लगता है क्या बोलते हैं, पका हुआ लकड़ी बोलते हैं उसको लोग, हमको गांव का वो याद नहीं आ रहा है। तो ये जो है आगे में जो पीला जैसा नजर आ रहा है, उजला जैसा बाहर वाला, ये हो गया सैपवुड, या गांव में उसको लोग असरा बोलते हैं। और अंदर वाला जो है ना ये पूरा पका हुआ जैसा नजर आ रहा है आपको, डार्क जैसा नजर आ रहा है, जिसमें आपको ये दोनों आपको जाइलम ही है। बाहर वाला जो है ना ये उजला जैसा पीला जैसा है, ये भी जाइलम है, और ये भी जाइलम है। लेकिन ये पुराना जाइलम है, जाइलम हमेशा अंदर की तरफ बनता है। ये पुराना हो गया है, 5 साल पुराना है, तो पकता जा रहा है। और सब में देख रहे होंगे आप जाइलम में आपको रिंग रिंग मिल रहा है, जिसको एनुअल रिंग कहते हैं। और आगे क्लास में पढ़ना है, फिलहाल आपको केवल अनुभव करवाना चाह रहे हैं, इमेजिनेशन करवाना चाह रहे हैं कि बच्चा माने नहीं, बल्कि उसको समझ ले तब माने, मानने के बाद इमेजिनेशन करें। यहां पर आइए, अब हम आते हैं कि पानी चढ़ता कैसे है। आखिर नीचे से हम अभी क्या देख रहे थे, रूट क्या कर रहा था, वो जो वाटर और मिनरल्स है उसको कहां से लेगा, उसको लेगा आपके वो जो सॉइल है उससे लेगा, है ना। तो सॉइल से देखिए, इस फिगर में देख रहे होंगे आप क्या किए हैं, वो आपको कुछ कुछ बनाए हैं किसके जैसा, तो एरो जैसा इसमें कुछ नजर आ रहा होगा आपको। एरो क्या कर रहा है भाई, एरो जो है ना इसको ले, ये दिखा रहा है पानी किधर से किधर, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन का मूवमेंट दिखा रहा है, किसका, वाटर का।
तो वाटर जो है ना वो नीचे से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट हेयर इसको एब्जॉर्ब किया होगा, एब्जॉर्ब करके इसमें दे दिया होगा और ये जाइलम से ऊपर की तरफ आता है। आप टमाटर वगैरह अगर लगा हुआ होगा, सुबह सुबह उसके पास जाना, टमाटर का पौधा अगर हो है, अगर अगल अगल बगल में आपका या कहीं पर होगा लगा हुआ है आपके घर में भी, अगर गमला वगैरह में हो तो उसमें जाके देखना सुबह सुबह उसके पत्तियों से आपको पानी जैसा कुछ टपकता हुआ मिलेगा, उसके पत्तियों को छूना तो पानी पानी जैसा। लोग क्या समझते हैं कि वो शीत पड़ा है, मतलब कि वो जो है ना वो हवा का जो पानी है ना वो जम गया, नहीं नहीं नहीं। टमाटर में क्या होता है, रूट रूट जो है ना पानी को एब्जॉर्ब करके और इतना ज्यादा बढ़ जाता है प्रेशर यहाँ से कि वो आपका बाहर निकलने लगता है पत्तियों से। किसमें, टमाटर वगैरह में ये कॉमनली देखा जाता है। सब में नहीं होगा, टमाटर में ज्यादा होता है क्योंकि उसका रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब हम आगे आ रहे थे, ट्रांसपायरेशन देखिए। ट्रांसपायरेशन क्या कर रहा है क्या है कि जो लीफ में जो आपका वाटर था, किस रूप में, लिक्विड के रूप में या फ्लूइड के रूप में, वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से सनलाइट पड़ रहा था उस पर, और सनलाइट के कारण क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के कारण ये जो आपका इसमें H2O है वो ऊपर की तरफ जाता है ना। वो चूंकि अब हम जानते हैं कि सबसे केमिस्ट्री में पढ़ना है हम लोगों को कि सबसे ज्यादा जो है ना हल्का कौन होता है, गैस, उससे भारी कौन होता है, लिक्विड, उससे भारी कौन होता है, सॉलिड। क्यों भैया, वो मॉलिक्यूलर जो है ना आपका अरेंजमेंट के कारण ऐसा होता है कि जो गैस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर होते हैं, है ना। जबकि जो लिक्विड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं गैस के तुलना में। और जो सॉलिड होता है उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, सबसे ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड। तो सॉलिड जो होता है वो सबसे ज्यादा भारी होता है। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें वो काफी नजदीक नजदीक आ जाते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। इसी तरह से लिक्विड में क्या बताए थे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं थोड़ा, किसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में, तो थोड़ा वो हल्का हो जाता है। और इसीलिए पानी में हम डालें अगर हम कोई सॉलिड चीज को तो वो नीचे चला जाता है, भार ज्यादा हो जाता है, और पानी कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। क्यों भैया, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर है, तो थोड़ा उसका वेट क्या हो गया, हल्का हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें आ जाते हैं। ये जो इवेपोरेट होता है, मतलब कि जब गैस में बदलता है वाटर तो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। लिक्विड से बदल गया गैस में तो हल्का हो गया। हल्का जब हो जाएगा मतलब कि उसका वेट जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो हवा में उड़ना चाहेगा, भागना चाहेगा यहाँ से। और वो देखिए एरो से दिखा रहे हैं वो सब के सब भाग रहा है, निकल रहा है मॉलिक्यूल। जब वो निकलेगा तो इसी घटना को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है भाई, लॉस ऑफ वाटर from aerial parts of plant body in form of gas या gaseous form called क्या, transpiration। हम फिर से बोल दे रहे हैं, loss of water from aerial parts of plant body in gaseous form called क्या, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन हुआ, पानी ऊपर से उड़ना शुरू हो गया। अब जब उड़ेगा तो क्या होगा, वाटर और वाटर के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ना क्या करता है, जब एक मॉलिक्यूल वाटर का उड़ेगा तो उसके नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है ना वो उसके पीछे पीछे आ जाएगा, चूंकि आपस में जुड़ा हुआ है वो। आप ऐसे समझ लो, सिकड़ी देखे होंगे आप, सिकड़ी है ना, वो कई कड़ियां आपस में मिलकर सिकड़ी बनाती हैं। अभी गला में भी लोग पहनते हैं वो पतला पतला, लेकिन आप देखिए जानवरों में भी लगा होता है, और भी जहां तहां हम लोग उसको बांधने के लिए सिक्कड़ बोलते है ना। वो आपस में देखना एक दूसरे में कड़ियां जुड़ी हुई होती है। एक कड़ी को आप पकड़ के खींचो तो क्या होता है, पूरा का पूरा सिक्कड़ एक साथ मूव कर जाता है। यही स्थिति यहाँ होता है, जैसे ही जो है ना H2O एक मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसपायरेशन द्वारा निकला एक एरियल पार्ट से, तो उसके नीचे वाला जो हाइड्रोजन जो H2O होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसके पीछे पीछे आ जाएगा। और ये प्रोसेस लगातार होता रहता है, एक मॉलिक्यूल उड़ा तो दूसरा मॉलिक्यूल उसके पीछे, फिर वो उड़ गया, क्योंकि उसका क्या होगा, उसको एनर्जी ऊपर से सनलाइट से मिल रहा है, तो वो जब निकला तो फिर उसके नीचे वाला, और ये प्रोसेस होता रहता है। और इस प्रोसेस के कारण, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के कारण क्या हो रहा है, देखिए वाटर और मिनरल्स जो है ना वो देखिए स्टेम के थ्रू चढ़ता जा रहा है।
हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे चढ़ता जा रहा है, मतलब एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। तो एसेंट ऑफ सैप देखिए यहाँ से H2O और वाटर क्या हो रहा है, H2O और मिनरल्स क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। क्यों चढ़ रहा है भैया, तो आप आराम से बता देना, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। इट रिजल्ट्स इन पुल फोर्स, है ना, पुल मतलब खींचने वाला, पुल फोर्स। हाँ, और इसके कारण क्या होगा, वो जो आपका वाटर और मिनरल्स है वो आपके चढ़ जाएंगे कहां पर, वो रूट में से स्टेम में, स्टेम में से लिप्स में, ऐसे करते हुए फिर पहुंच जाएंगे और उनमें भी ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। तो ट्रांसपायरेशन के कारण एसेंट ऑफ सैप होता है। कोई पूछेगा कि एसेंट ऑफ सैप किसके कारण होता है, ट्रांसपायरेशन के कारण। ट्रांसपायरेशन क्या है, आराम से आपको बता देना चाहिए। अब एक बगल में फिर से एक प्लांट बनाए हैं, है ना, कंप्यूटराइज है, आप देख सकते हैं उसको। इसमें देखो, इसमें आपका रूट्स है, रूट से सॉइल के अंदर रूट्स है, और रूट से जो है ना वो क्या होगा, H2O को लेगा और मिनरल्स को लेगा, देखिए एरो से दिखा रहे हैं, और वो आपका स्टेम से चढ़ता जा रहा है वाटर और मिनरल्स, और वो लीप से जो है ना क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, जिसको ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसपायरेशन के कारण ही एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। देखिए ये चल रहा है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अब थोड़ा सा उसको हम बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं। देखिए स्टोमाटा वगैरह पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको खाली इलेबोरेट करके आसान करके बताना चाह रहे हैं। स्टोमाटा देखिए ये लीफ था, लीफ को हम काट के ले रहे हैं, देखिए ये लीफ था, इसको काट दिए हैं, काटे हैं तो एक सेक्शन निकल गया। ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस बोलेंगे, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टोमाटा लेबलिंग किया हुआ है। स्टोमाटा क्या होता है, माइन्यूट पोर्स होता है जो लीफ के सरफेस पे पाया जाता है, या इवन इवन स्टेम में भी पाया जाता है। वो जो आपका नया जो आपका पौधा है उसके स्टेम में भी आपका स्टोमाटा पाया जाता है। स्टोमाटा जो है वो मेनली आप देख रहे होंगे ऊपर वाले सरफेस पर नहीं है ज्यादा, नीचे वाले सरफेस पर है। और ये है क्या, गुलाब का फूल है जो हम पीछे लेके चल रहे हैं, एक ही गुलाब को लेके चल रहे हैं बार बार। तो ये जो है ना, आप देखिए ये जाइलम और भेसल, वो क्या है इसमें, जाइलम और फ्लोएम है ना। ये आपका जो हम बताए थे ना, रीढ़ जैसा होता है जिसको भस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, उसमें रेगार वो आपका होता है पूरा। तो भस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम ऊपर की तरफ होता है और फ्लोएम नीचे की तरफ होता है। जाइलम आपको लाल से देख रहे होंगे और फ्लोएम जो है ना वो आपका ग्रीन से नीचे में दिखा रहे होंगे। जाइलम से अभी नीचे में पीछे हम आपको बताए थे कि जाइलम से वाटर क्या होता है, वो चढ़ता है, पीछे हम लोग देखे थे। देखिए जाइलम इसके ऊपर में है, यहाँ जाइलम में भेसल से क्या होगा, पानी चढ़ेगा। और ये पानी क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर से खींच रहा है। खींचने वाला फोर्स कौन है, ट्रांसपायरेशन फोर्स है ना, ट्रांसपायरेशन फोर्स। और वो किसके कारण हो रहा है, ट्रांसपायरेशन के कारण हो रहा है ना, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है सनलाइट के कारण। और वो जो लॉस ऑफ वाटर है उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं यहाँ पर वेपर के रूप में। और उसके कारण एक फोर्स लग रहा था जाइलम के ऊपर, और पानी क्या होगा, ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। हाँ, तो देखिए रूट से क्या हुआ, वो आपका जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, देख रहे होंगे आप। ये रूट हेयर जो है ना, वाटर को लिया और लेके अंदर के सेल को दे दिया। सेल से अंदर कहाँ चला जाएगा, सबसे अंदर में जहां पर जाइलम था। जाइलम क्या किया, देखिए जाइलम जो है ना वो H2O को एसिड ऑफ सैप के रूप में ऊपर चढ़ाता जा रहा है, देख रहे होंगे आप, H2O ऊपर चलता जा रहा है। ये स्टेम का कटिंग है, ये स्टेम का, ये रूट का कटिंग है। जाइलम लेके ऊपर जा रहा है, H2O को, एसेंट ऑफ सैप हो रहा था। अब एसेंट ऑफ सैप क्यों हो रहा था भैया, तो H2O निकल रहा था स्टोमाटा से, किस रूप में, वेपर के रूप में। ठीक है, तो ये आपको हम यहाँ पर आंतरिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेम का, रूट का, लीफ का, उसको दिखाते हुए कैसे वाटर बाहर आ रहा है सो दिखाना चाह रहे हैं। जाइलम से निकला और सब तरफ सब सेल में जाएगा, उसी में से स्टोमाटा के पास आएगा। स्टोमाटा जो है ना छेद है, पोर है, तो उससे बाहर निकलेगा, क्योंकि सनलाइट पड़ेगा तो एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, वो जो आपका लिक्विड H2O था वो बदल जाएगा किसमें, गैसियस में, और गैस के रूप में निकल जाएगा H2O वेपर के रूप में। और इसी कारण फोर्स डेवलप होगा, जिससे वाटर क्या होगा, और इधर आएगा। और वो जो वाटर आ रहा है अंत तक कहाँ से निकलेगा, जाइलम से खींचा के आएगा। जैसे मोटर आप ऊपर लगाते हो ना, कहीं कहीं पर नाली, कहीं पर नदी है ना, या एक्वेटिक बॉडी है, या आपका हो सकता है गड्ढा होगा, डीचेज होगा, या हो सकता है आपके अगल बगल में जो है ना वो क्या कुआं होगा। उसमें क्या करते हैं, ऊपर में मोटर लगा देते हैं और पाइप जोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर पाइप का काम कौन कर रहा था? जाइलम। जाइलम का वेसल और ट्रैकिट्स पाइप का काम कर रहा है। पानी को पाइप क्या कर रहा है? केवल वो एक माध्यम दे रहा है, नली दे रहा है। और पानी को खींच कौन रहा था? तो मोटर। यहाँ पर मोटर कौन है भाई? ट्रांसपायरेशन, है ना। ट्रांसपायरेशन के कारण H2O जो है ना वो बाहर आ रहा है, और H2O बाहर आएगा तो नीचे से H2O खिंचा के ऊपर आएगा, हाँ, एसिंटोक्सेप कहलाएगा। अब इसमें जो है ना वो आपको हम एक आपके बुक के अनुसार ऐसा हम दिखाना चाह रहे हैं। सॉइल पार्टिकल्स है, उसके चारों तरफ क्या है? वाटर जो है ना रहता है। सॉइल पार्टिकल में वाटर ऐसे रहता है, और उसी वाटर को जो सॉइल पार्टिकल पे ऊपर से चिपका हुआ होता है, उसी वाटर को, या उसके बीच में जो पानी होता है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर है, उस वाटर को जो है ना ये क्या कर रहा है? ले रहा है। किसके मदद से? रूट हेयर के मदद से। देखिए रूट हेयर है, हाँ, और वो जो सॉइल पार्टिकल के बीच का पानी है ना उसको ले रहा है। लेके, और देखिए एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल होते हुए अंततः जाइलम में आ जाएगा। सबसे बाहर में कौन था? एपिडर्मिस ना। सबसे बाहर का जो लेयर था रूट का वो कौन था? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, और उसके बाद जो है ना वो आ जाएगा किसमें? जाइलम में। जाइलम में आने आने के बाद वेसल क्या करेगा? नली का काम करेगा वो, और लेके कहाँ आ जाएगा? लीफ में। ये लेके नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें भरा हुआ है वाटर। अब यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसपायरेशन होगा, स्टोमाटा में ट्रांसपायरेशन होगा, और ट्रांसपायरेशन के कारण पानी खिंचाएगा। तो ऊपर से खींचने के कारण वो इधर से लेके आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टोमाटा को थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं बड़ा करके, है ना। ये जो है ना ये आपके एक पत्ती लिए हैं, लीफ लिए हैं हम, हाँ, और उस लीफ को हम अगर देखेंगे ना काट के, ऐसे रख के आपका माइक्रोस्कोप पर, तो देखिए ऐसे ऐसे आपको नजर आता है छेद छेद जैसा। हाँ, ये देखिए ये दिखाया गया है। ये जो ना स्लाइड पर है रखा हुआ, स्लाइड होता है ना, उस पर रख के आपको दिखाया जा रहा है। देखिए स्टोमाटा यहाँ पर है, ये स्टोमाटा है। हाँ, ये दोनों तरफ जो है ना डार्क कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये गार्ड सेल है। और उसके बाहर का ये सब सेल को हम सब्सिडियरी सेल कहते हैं। ये गार्ड सेल है दोनों, और ये बीच में स्टोमाटा है, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, ये डायग्रामेटिकल फिगर है। डायग्रामेटिकल फिगर में देख लीजिए, चार फिगर एक साथ बनाए हैं। यहाँ पर देखिए स्टोमाटा खुला हुआ है ना, स्टोमाटा खुला हुआ था। अब क्या हुआ? वाटर बाहर निकल गया, है ना, K+ आयन, और वाटर बाहर निकल गया। वाटर जैसे ही बाहर निकला तो क्या हो जाएगा? इसका जो आपका अथी था, खुला हुआ जो था आपका स्टोमाटा का गार्ड सेल, वो सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही सिकुड़ेगा गार्ड सेल क्या हो जाएगा? बंद कर देगा स्टोमाटा को। तो स्टोमाटा बंद क्यों हो जाता है? तो आराम से बोलोगे, वाटर जैसे ही बाहर निकलता है इसमें से, गार्ड सेल में से, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण स्टोमाटा बंद हो जाता है। ठीक है, तो रात में स्टोमाटा इसके चलते बंद हो जाता है। अब दिन में देखते हैं। फिर देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर बाहर से पोटेशियम आयन K+ और H2O देखिए घुस रहा है। किसमें घुस रहा है भाई? आपके गार्ड सेल में जो है ना, स्टोमाटा का गार्ड सेल में घुस रहा है। जब स्टोमाटा के गार्ड सेल में घुसेगा तो स्टोमाटा अभी बंद है। देखिए स्टोमाटा के अंदर का दाब क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा स्टोमाटा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो स्टोमाटा जब खुला हुआ है वो बंद कैसे होता है? तो H2O उससे बाहर चला जाता है, बाहर के सेल्स में, जिसके कारण उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? H2O का उसमें कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा, स्टोमाटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन फिर H2O घुसेगा। दिन के समय में ये होता है, H2O घुसता है। जब H2O और पोटेशियम आयन घुसेगा तो क्या होगा? इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने के कारण स्टोमाटा क्या होता है? खुल जाता है। तो अगर स्टोमाटा खुलना है और बंद होना है, उसका चारों उसका प्रोसेस जो है ना, दोनों का चार फिगर की मदद से हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा फोन वगैरह पे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए एक एपिडर्मल सेल्स को लिए हैं। अब उसके गार्ड सेल कैसे होते हैं, और जो है ना उसमें स्टोमाटा कैसा होता है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये गार्ड सेल है दोनों। हाँ, ये सब जो डार्क डार्क आपको नजर आ रहा है ना, वो सब गार्ड सेल है। ठीक है, एपिडर्मिस पे। और गार्ड सेल के अंदर जो है ना वो स्टोमाटा का देखिए ये पोर खुला हुआ है, कैसा होता है वो दिखाना चाह रहे हैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो देख रहे हैं सनलाइट पड़ रहा है ना, सनलाइट पड़ेगा
तो वो तो आपका ट्रांसपायरेशन होगा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब आपके मन में आ रहा हो कि फ्लोएम से फूड कैसे जाता है ना, फ्लोएम जो है उससे भोजन कैसे जाएगा। तो फ्लोएम में क्या होगा, सब फिर से हम ऊपर से ही आएंगे, फोटोसिंथेसिस होगा लीफ में, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बन जाएगा भैया, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज को ये बदल देता है सुक्रोज के रूप में, और उस सुक्रोज को वो बन कहाँ रहा था, लीफ में। देखिए ये लीफ का अंदर का रचना है, इस समय देखिए क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका जो आपके लीफ के अंदर जो सेल्स हैं उसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, पहला चैप्टर में हम लोग देखे भी हैं न्यूट्रिशन में, क्लोरोप्लास्ट के चलते क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और सुक्रोज, है ना। ग्लूकोज बनेगा पहले, उसके बाद वो बदल देगा उसको सुक्रोज के रूप में। हाँ, सुक्रोज के रूप में बदल के उसको डाल यहाँ पर उसकी मात्रा बढ़ता जाएगा। जब मात्रा बढ़ेगा तो क्या करेगा, बगल वाला को देगा वो, क्योंकि इसके पास मात्रा बढ़ चुका है। और बगल वाला को देने के लिए एटीपी खर्च होता है, एनर्जी खर्च होता है। हाँ? और इसी तरह से ये फिर चला जाएगा किसमें, फ्लोएम में। फ्लोएम जो है ना उसको आगे लेके बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है किसमें भाई, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल किसको दे दिया, देख लीजिए, कंपेनियन सेल्स को और सीव ट्यूब को। सीव ट्यूब मतलब जाइलम नहीं, फ्लोएम, सॉरी फ्लोएम। तो इसमें देखिए कितना ज्यादा भर दिया, इसे भर दे रहा है। क्यों भर दे रहा है, क्योंकि इसके पास ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, बगल वाला को देता जाएगा, बगल वाला को देता जाएगा, और ये बगल वाला को दे दिया। आप ऐसे समझ लो, अभी जो है ना वर्तमान में एक रोग है चीनिया, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, डायबिटीज बहुत बढ़िया रोग है। जिसको हो जाए ना, सामने रसगुल्ला रखा हुआ रहता है वो खा नहीं सकता है, इतना बढ़िया रोग है। मतलब किसी को चिनिया हो गया है, वहां पर मिठाई रख दीजिए, एकदम सेफ रहेगा आपका, वो मारेगा नहीं। अगर मारेगा तो अपने मर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना मिठाई बना रहा है, कौन बना रहा है मिठाई, मीजोफिल सेल्स। मिठाई बनाया कौन, मीजोफिल सेल्स। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, है ना। अब मिठाई को पैक कर दिया और ट्रे में सजा दिया। तो ट्रे में जब सजाएगा तो किस रूप में सजाएगा, सुक्रोज के रूप में, है ना। सुक्रोज के रूप में ही ट्रे में सजा दिया। और ट्रे में जब मिठाई आ गया तो मिठाई कहाँ चला जाएगा भैया, सीव ट्यूब में चला जाएगा। क्योंकि कोई अपने पास रखना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं रखना चाह रहा है भैया, क्योंकि उससे डायबिटीज होता है ना, ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज होता है। तो शुगर को दे दे रहा है सुक्रोज के रूप में, किसको, सीव ट्यूब को। अब सीव ट्यूब भी नहीं रखेगा उसको, वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार हम रखेंगे तो हमको हो जाएगा, वो बगल वाला को दे देगा। इसलिए मिठाई जो है ना हमेशा बांट देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, बांटना चाहिए, है ना। करेला खाना चाहिए, मिठाई बांटना चाहिए। प्रकृति का नियम था, हमारे जो पूर्वज थे पहले सब बहुत विद्वान थे। और इसलिए देखिएगा, कोई आता था घर में मिठाई लेकर तो उसको पूरा गांव में बांटा जाता था, अगल बगल पड़ोस को बांटा जाता था। काहे, बढ़िया चीज नहीं है बांट दीजिए, और जो बढ़िया चीज है उसको घर में रखिए। कभी सुने कि कोई किसी को पैसा कोई दिया तो सब लोग बांट ले चल रहा है, पैसा नहीं बांटता था, है ना। किसी को कभी सुने कि किसी को कुछ जो है ना वैसा पैसा है या सोना दिया, जेवर दिया तो कोई बांटने चल रहा है, नहीं बांटता था। तो अच्छा चीज को नहीं बांटना चाहिए, खराब चीज को बांटना चाहिए। तो खराब चीज क्या है, मिठाई है, बस उसको दिमाग में रखिएगा। मिठाई बना कहाँ, मेसोफिल सेल में। अब ये अपने पास रखेगा तो इसको हो जाएगा कोई चीज डायबिटीज। अभी क्या करेगा, बगल वाला को दे देगा, भैया तू रख, है ना। बगल वाला को दिया तो एटीपी खर्च होगा। हाँ, अब वो एटीपी से चला गया किसमें, सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब कहा कि भैया हमको काला दे दे रहे हो, हम क्या करेंगे, हमको डायबिटीज हो जाएगा, वो बगल वाला के दे देगा। और आज आप लोग या हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, ऐसे तो हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो है ना एक 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 दिमाग में तो हम लोगों को आ ही चुका है कि बिना मिठाई खाए हुए कुछ नहीं करता है। और जिनसे मिले हो आप, चाहे टीचर हो, चाहे जो है ना कोई भी जॉब करने वाले हो, उनको एक कॉमन रोग आपको मिलेगा, कौची, डायबिटीज। क्या है भाई, कोई भी मतलब नहीं है उनको, तब भी बोलेंगे चलो चाय पिया था, पिया चाय, चाय में क्या है, चीनी, चीनी होगा तो डायबिटीज हो जाएगा। तो हमेशा चाय पिलाना चाहिए, किसी को पीना नहीं चाहिए। और जो लोग जो है ना ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे जो भी हो, तो वो लोग क्या चाहते हैं ना, दूसरे का ले ले, हम दूसरे का पिए चाय, है ना, दूसरे का मिठाई खाएं, तो चीनी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उनको डायबिटीज हो जाएगा। तो खैर छोड़िए, यहाँ आ रहे थे हम, अपने अपने विषय पे आ रहे थे। विषय क्या था, जो आपका फोटोसिंथेसिस था वो होने वाला है किसमें, लीफ में, लीफ के मेसोफिल सेल में। अब उसको होगा तो क्या करेगा, जब ज्यादा यहाँ पर बना लेगा तो क्या करेगा, उसको सुक्रोज के रूप में दे देगा, किसको, सीव ट्यूब को। हाँ, किसका सीव ट्यूब है वो, फ्लोएम का।
फ्लोएम क्या करेगा, अब उसके पास बढ़ जाएगा तो ऊपर बढ़ा देगा या नीचे बढ़ा देगा। हाँ, तो देखिए कैसे बढ़ाने वाला है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बढ़ाए हैं। ये देखिए मेसोफिल सेल है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, गोल बोल रहे हैं सॉरी, अंडाकार, ओवल अंडाकार जो रचना देख रहे हैं उसका नाम क्या है भैया, वो आपका है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ना कुछ आपका गोलाकार रचना बना रहा है, अंटी जैसा, है ना। और ये जो आपको नजर आ रहा है लाल लाल जैसा, वो क्या है भैया, वो आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जो है ना सुक्रोज के रूप में डाल देगा बगल वाले को, क्यों, क्योंकि इसको डायबिटीज होने का चांस है, तो ये बगल को दे देगा, बगल को बांट दिया। बगल में कौन था, सीप ट्यूब, सीप ट्यूब को जैसे ही दिया, सीप ट्यूब क्या करेगा, वो बगल वाला को देगा, क्योंकि उसको भी डर लग रहा है, तो क्या करेगा, जैसे ही इसमें शुगर डालेगा, देखिए इससे शुगर जब इसमें डाला तो शुगर क्या करता है, पानी को खींचता है, आप देख रहे होंगे, अगर आपके यहाँ चीनी उनी रख दीजिएगा खोल के मुंह तो पूरा पानी पानी जैसा हो जाता है, वो पूरा भींगा भींगा जैसा, तो वाटर जो है ना उसको क्या करता है, वो खींचता है, तो बगल वाले सेल से पानी को ले लेगा वो। अब पानी तो ज्यादा किसमें था आपका, जाइलम में था, तो जाइलम से पानी देखिए इसमें आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है भैया, क्योंकि मेसोफिल जो है ना सेल उस इसमें क्या डाल दे रहा है, इसमें डाल दे रहा है शुगर को, इसमें कार्बोहाइड्रेट को डाल दे रहा है, इसमें सीप ट्यूब में। अब देखिए जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को इसमें डाला, पानी इधर से खिंचा के आ गया, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बगल वाला को दे देगा, बगल वाला को दे देगा, और वो जो है ना जिस सेल में जरूरत है उस सेल को दे देगा, सारा का सारा बॉडी में सेल में घूम गया ऊपर और नीचे। सुक्रोज के रूप में जाता है, ध्यान रखिएगा, जो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम में कार्बोहाइड्रेट का मूवमेंट किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। देखिए एसिड ऑफ सैप क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा था, क्यों, ट्रांसपायरेशन के कारण, ट्रांसपायरेशन कहाँ होता है, ऊपर। तो ट्रांसपायरेशन ऊपर होता है, इसलिए एसिड ऑफ सैप नीचे से ऊपर की तरफ। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ऊपर, तो इसीलिए ऊपर से नीचे की तरफ भी, और नीचे से और जहां पर पत्ती है इसके ऊपर भी तो जाएगा, ऊपर में भी जो होगा उसको भी देगा, ठीक है, तो ये आपका ऊपर और नीचे दोनों की तरफ होगा। तो ये आपको हम दिखाना चाह रहे थे, ये था एसेंस ऑफ सैप, इसमें ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में एटीपी खर्च होगा, एसेंस ऑफ सैप में खर्च नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो हो रहा था किससे, ट्रांसपायरेशन से, सूर्य की ऊर्जा से हो रहा था, सन के लाइट से हो रहा था, सन के लाइट की एनर्जी से हो रहा था, इसलिए उसमें आपको एटीपी खर्च नहीं होता है। एटीपी खर्च किसमें होता है, तो इसमें होता है आपका ट्रांसलोकेशन में, जिसमें कि शुगर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपको हम दिखाना चाह रहे थे जाइलम वेसल और सीप ट्यूब में क्या अंतर था, कैसे मूवमेंट हो रहा था। अब हम करीब करीब आपको क्लियर कर दिए हैं, बोर्ड पर थोड़ा सा आके इसको हम खत्म कर दे रहे हैं। तो जो आपका ये जो चैप्टर था उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को थोड़ा सा हम यहाँ पर बोर्ड पर क्लियर, और लीप से जब ट्रांसपायरेशन हुआ तो क्या होगा, H2O वेपर के रूप में निकलेगा, सारा का सारा H2O मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड के द्वारा, एक बंधन है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है हम थोड़ा केमिस्ट्री में बताएंगे या अलग से आपको बता देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड रियली में जो है ना वो क्या करता है, एक दूसरे की तरफ आकर्षण बंधन के रूप में रहता है। जैसे ही एक H2O मॉलिक्यूल निकलेगा दूसरा H2O मॉलिक्यूल उसके पीछे पहुंच जाएगा, क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और इसी से जो है ना अगल बगल से वो पानी खिंचाना शुरू हो जाएगा, किसमें, लीफ में आना, और आएगा कहां से, जाइलम से। तो जाइलम क्या करेगा, नीचे से H2O को ऊपर ले जाएगा, और इस घटना को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, है ना। ये कैसा है जी, यूनिडायरेक्शनल। इसमें एटीपी खर्च हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि खिंचाव कहां से हो रहा है, ऊपर से, है ना, किसके कारण, ट्रांसपायरेशन के कारण। ये जो ट्रांसपायरेशन है इससे क्या हो जाएगा, एक फोर्स डेवलप होगा जिसको कहते हैं पूल फोर्स, ट्रांसपायरेशन पूल फोर्स, और इसी के कारण क्या हो जाएगा, एसेंट ऑफ सैप। तो कोई पूछेगा कि एसेंट ऑफ सैप के लिए वो एनर्जी क्यों नहीं लगता है, तो आराम से बताइएगा, उसके लिए एनर्जी जो है ना ट्रांसपायरेशन से आता है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, वो आपका H2O वेपर के रूप में H2O बाहर निकलता है,
जब वो H2O बाहर निकलता है तो H2O मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ऐसे ऊपर आते रहता है। अब अगर हम इसमें आते हैं ट्रांसलोकेशन में, मतलब फूड के ट्रांसपोर्ट में, तो उसमें क्या देख रहे हैं हम, लीफ जो है ना, वहीं से बात यहाँ भी शुरू हो रहा है। लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा जी, शुगर। अभी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये शुगर बन रहा है। शुगर जो है ना मेनली बनेगा किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज के रूप में शुगर बनेगा। अब ये जो ग्लूकोज है ना, वो बदल दिया जाएगा किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में जो है ना पत्ती उसको डाल देगा किसमें भाई, आपका सीव ट्यूब में, मतलब कि फ्लोएम में। फ्लोएम उसको लेगा और लेके बेचारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ चल देगा। हाँ, जहां भी जरूरत है वहां लेके पहुंचा देगा, क्योंकि अपने पास रखेगा नहीं वो। हाँ, अब ये जो पहुंचाएगा सुक्रोज के रूप में ऊपर नीचे, तो इस घटना को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या देख रहे हैं, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे की तरफ भी आ रहा है, तो इसको कहेंगे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इसमें एटीपी खर्च होगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को देना है बगल वाला को, और ग्लूकोज हम देंगे तो क्या होगा, किसी के पास भी मिठाई बांटने जाएंगे, मिठाई बांटना है तो क्या करना होगा, आपको बांटने जाना पड़ेगा। लेकिन कपड़ा सुखाना है तो क्या करना पड़ेगा, कपड़ा सुखाना है तो उसको बैठ बैठ के सुखाते थोड़े ही है, उसको पसार दीजिए, अपने सूख जाएगा। वो पैसिव प्रोसेस है और ये एक्टिव प्रोसेस है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कौन, ट्रांसलोकेशन। हाँ, और ये जो एसेंट ऑफ सैप है वो कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। तो आपको जो है ना जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट था वो करीब करीब समाप्त हो गया। हाँ, अब अगला दिन हम लोग ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स देखेंगे। किसी को अगर कोई अलग से प्रॉब्लम